Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture today. और आज हम एफ आर बी एम एक्ट की पॉलिसी स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एफ आर बी एम एक्ट होता क्या है, उसमें टारगेट्स कितने होते हैं, ये सब हमने देखा था, राइट. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में, राइट. तो सबसे पहली पॉलिसी क्या होती है एफ आर बी एम एक्ट में. अच्छा, एफ आर बी एम एक्ट का मैंने आपको समझाया था कि मोटिव क्या होता है, कि डेफिसिट को रिड्यूस करना, राइट. कितनी अच्छी इमेज है ये, मतलब ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली मोटिव क्या है एफ आर बी एम एक्ट का. एफ आर बी एम एक्ट का मोटिव ये है कि हमको डेफिसिट को सस्टेनेबल बनाना है, उसको रिड्यूस करना है, राइट. तो दिस इज़ अ मोटिव. अभी क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या होती है फिजिकल पॉलिसी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में. पहली स्टेटमेंट होती है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट. और ये जो तीनों स्टेटमेंट्स जो रिलीज़ होती हैं एफ आर बी एम एक्ट में, ये आपको याद करनी है, ठीक है. पहली है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट. क्या मतलब है, क्या होता है इस स्टेटमेंट में. इस स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं, ये गवर्नमेंट ये एनालाइज करती है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, और जो रेवेन्यू रिसीप्ट आ रही हैं, क्या ये रिसीप्ट इतनी सफिशिएंट है कि ये एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर पाएँ सस्टेनेबल बेसिस पे, ठीक है. ऐसा नहीं है आज कर पा रही हैं कल नहीं कर पा रही हैं, राइट. तो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, राइट. और हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स आ रही हैं, क्या वो अच्छे से यूटिलाइज हो रही हैं, क्या एक्चुअली में वो उस सेक्टर्स में जा रही हैं जहाँ पे उस सेक्टर में पैसा जा रहा है जहाँ पे जाना चाहिए. तो बेसिकली ये क्या करता है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या करता है, इट सेट्स अ 3 ईयर रोलिंग टारगेट, है ना, फॉर स्पेसिफिक फिजिकल इंडिकेटर्स. जैसे हमने पीछे देखा था ना कि टारगेट है 2020-21 का, कि फिजिकल डेफिसिट को हमको 3% करना है, राइट. ये सारे टारगेट इसमें आते हैं मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में. मीडियम टर्म मतलब 3 साल के लिए है, ठीक है. स्पेशल फोकस रहता है फिजिकल इंडिकेटर्स में, एंड एग्जामिन्स वेदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस थ्रू रेवेन्यू रिसीप्ट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. तो सस्टेनेबल बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. क्या आप बोरोइंग से कर रहे हो, क्या आप टैक्स बढ़ा के कर रहे हो, ठीक है, क्या वो रेवेन्यूज जो आपके आ रहे हैं वही फाइनेंस कर रहे हैं उस चीज़ को, राइट. तो फोकस ये रहता है कि रेवेन्यू कर पाएँ, उसको हम सस्टेनेबल बेसिस पे बना पाएँ, कि ताकि आपको बोरोइंग बाहर मार्केट से पैसा ना लेना पड़े, राइट. आप मार्केट से पैसा लोगे तो आपका डेफिसिट बढ़ेगा, बट एफ आर बी एम एक्ट का मोटिव क्या रहता है, डेफिसिट को कम करना, ठीक है. तो ये होता है किसमें, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में, ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ठीक है. पहली क्या थी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें प्रायोरिटी सेट होती है कि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी कैसे है, कि अब देखो मेरे को क्या करना है, डेफिसिट रिड्यूस करना है, तो मैं अपना एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करूँगा, राइट. अब मैं एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कैसे करूँगा, किसी सेक्टर में मेरे को खर्चा कम करना पड़ेगा. क्या मैं डिफेंस में खर्चा कम करूँ, क्या मैं हेल्थ केयर में खर्चा कम करूँ, या फिर मैं एजुकेशन में कम करूँ, या फिर मैं आर एन डी में कम करूँ, कहाँ कम करूँ, ठीक है. तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये सब किस में आते हैं, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में. तो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे हम एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. तो उसमें करंट पॉलिसीज़ को एग्जामिन करती है कि भाई क्या कौन सी पॉलिसीज़ हम चेंज करें, क्या हम सब्सिडी देना छोड़ दें एलपीजी सिलेंडर्स पे, या क्या करें कि जिससे हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो पाए. तो दैट कम्स अंडर फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. और एक आखिरी स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. अब ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्या करती है, इट असेसेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड फिजिकल बैलेंस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस. तो जैसे हमने देखा था कि एफ आर बी एम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उसका एक टारगेट क्या रहता है, यूनियन डेट टू जीडीपी वाला, ठीक है. कि यूनियन डेट टू जीडीपी को हमको कम करना है, हमको कितना टारगेट करना है, इसको 40% करना है, ठीक है. टोटल डेट टू जीडीपी को हमको 60 करना है. तो ये सब जो आता है कि जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना यूनियन का डेट है और उसको कैसे कम करना है, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है. तो आपको याद क्या करना है, इसमें 3 स्टेटमेंट होती हैं. पहली क्या होती है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट. दूसरी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. तीसरी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. तो ये आपको याद करना है, ये लिख लो और इसको बार बार देखो तो याद हो जाएगा, ठीक है. मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे जीएसटी के बारे में. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे काम करते हैं हम पहले वो समझेंगे, और फिर हम उसका अमेंडमेंट देखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट में वो आया था, है ना, और उस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है.
तो सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात करें तो क्या है ये, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जितने भी टैक्सेस थे एक बास्केट में, जितने भी टैक्सेस थे उन सबको हटा के सरकार एक टैक्स लाई, दैट इज़ जीएसटी। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे, हर स्टेट का वैट लगता था, ठीक है, हर स्टेट में वैट लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम तो खैर अभी भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है, और ऑक्टराई चार्जेस लगते थे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में एंट्री पे ऑक्टराई चार्जेस लगते थे। तो इतने सारे टैक्सेस लगते थे जिससे एंड कंज्यूमर पे जो एंड कंज्यूमर को जो पे करना पड़ता था वो बहुत ही हाई अमाउंट होता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरे को मॉडिफाई करके ये सारे टैक्सेस को हटा के बस एक टैक्स गवर्नमेंट लाई है, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी, एंड दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है, राइट। पहले क्या था, सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, अभी क्या है, गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और हम देखेंगे कि जीएसटी काम कैसे करता है, ठीक है, और क्यों लाई सरकार बेसिकली जीएसटी का, मतलब क्यों लाई, मतलब क्यों आया ही क्यों, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। वो क्या इफेक्ट होता है कि जो एंड कंज्यूमर होता है वो टैक्स ऑन टैक्स देता था ओल्ड सिस्टम में, विच इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है, बस बट अभी आप ये बस अभी समझने के लिए ये समझ लो कि जो पुराना सिस्टम था, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, उसमें कंज्यूमर जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदने का ज़्यादा प्राइस देता था, और जब जीएसटी आया तो वही प्रोडक्ट का प्राइस हो गया डिक्रीज, ठीक है। तो ये डिफरेंस आया है जीएसटी लाने से। ये जीएसटी क्या था, जितने सारे टैक्सेस थे उसको स्क्रैप करके बस एक टैक्स आया, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये प्राइस कम कैसे हुआ, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल है, मान लो एक होलसेलर है, ठीक है, वो रिटेलर को अपना सामान बेचता है, ठीक है, और फिर रिटेलर एंड कंज्यूमर को अपना सामान बेचता है, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं इसमें कि होलसेलर जो है वो 100 रुपये का प्रोडक्ट उसका हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को, मतलब इसको 100 रुपये का पड़ा, अभी 100 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, आगे प्रॉफिट लगा के, इसको कितने का भी पड़ा होगा हमको उससे मतलब नहीं है, ये 100 रुपये का इसमें बेच रहा है और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो होलसेलर ने एमआरपी रखा है 100 रुपीज़, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का। अब ये जब रिटेलर को बेचेगा तो ये 10%, मान लो लेट से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10% टैक्स लग रहा है, 10% वैट लग रहा है, ठीक है। उस टाइम वैट चलता था, तो अभी 10% जो है वो टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कि 100 रुपये रिटेलर का होलसेलर का प्राइस है, ठीक है, वो 100 रुपये में इसको बेच रहा है, और 100 रुपये पे ऊपर टैक्स लगा 10%, दैट इज़ 10 रुपीज़। तो ये टोटल 110 रुपये में रिटेलर को पड़ा, ठीक है। 110 रुपये में रिटेलर को पड़ा फाइनल जो इससे होलसेलर ने लिया। अब होलसेलर ने 100 रुपये में इसका बेसिक प्राइस था, उस पर 10% टैक्स लगा, ठीक है। 10% टैक्स लगने के बाद ये हो गया 110 रुपये, ठीक है। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेचेगा, तो रिटेलर क्या करता है, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है, 10 रुपीज़ प्रॉफिट इसमें ऐड करता है। तो रिटेलर जब 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करता है तो कॉस्ट कितना हो गया, 120 रुपीज़। अब जो टैक्स लग रहा है वो 120 रुपीज़ के ऊपर लग रहा है, ठीक है, पुराने सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुराने सिस्टम में क्या होता था, ये जब प्रॉफिट इसमें अपना जोड़ देता था, ये जो 110 रुपये आया, ठीक है, उसमें इसने 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, कितना हो गया 120। अब 120 पे 10% टैक्स लगेगा हमारा, तो कितना हो गया 12 रुपये। तो इसको कितने का पड़ा, इस कंज्यूमर को कितना पड़ा, 132 रुपीज़ में, ठीक है। इतना समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। होलसेलर का प्राइस था 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये में इसने 10% टैक्स लगाया, 10% टैक्स लगाने के बाद रिटेलर को पड़ा 110 रुपये में। रिटेलर ने अपना 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, फिर 120 रुपये हो गया। 120 में के बाद जब इसने 10% अपना 10% आगे टैक्स पे लगाया तो कंज्यूमर को पड़ा 132 रुपये में, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ गुड्स थे, ठीक है, इसने टैक्स लगाया 10% और इसने टैक्स पे किया 10%, ठीक है। तो ये अभी सिनेरियो था ओल्ड सिस्टम में। बट क्या हुआ, नए सिस्टम में क्या बोला, नए सिस्टम में सरकार ने क्या बोला, ये जो आप 10% टैक्स पे कर रहे हो ना होलसेलर को, ये सरकार दे देगी, ठीक है। सरकार ने ऐसे बोला, सरकार ने बोला कि ये जो 10% टैक्स है वो हम पे कर देंगे, बट ये आगे आप कंज्यूमर पे पास नहीं करो। क्या मतलब है इसका, देखो क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं। ये जो 132 रुपीज़ आया था, इसको हम ब्रेक करते हैं एक बार, ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है 132 रुपीज़। तो 132 रुपीज़ जो था वो क्या था, 100 रुपये जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट था, जो होलसेलर का था प्राइस, है ना, होलसेलर का प्राइस जो था वो यही था 100 रुपये। उसमें 10% टैक्स लगा, है ना, 10% टैक्स लगाया था रिटेलर ने, होलसेलर ने, तो 110 का हो गया था। फिर 10 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर ने जोड़ा था, ठीक है।
और इस पूरे पे 10% जब टैक्स लगा तो वो आया 12 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? 100 रुपये जो था, 100 रुपये क्या था? 100 रुपये होलसेलर का प्राइस था। 10 रुपये टैक्स लगा जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, फिर ये 110 रुपये हो गया था। फिर 110 रुपये में 10 रुपये अपना रिटेलर ने प्रॉफिट जोड़ा, तो वो 110 रुपये हो गया, सॉरी 120 रुपये हो गया। और उस पर फिर 10% जब टैक्स लगा तो वो हो गया 12 रुपये। यही तो था, यही था। अब एक बात बताओ, इस चीज़ में एक बात बताओ कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं एंड कंज्यूमर पे, वो इस चीज़ पे लग रहा है ना? इस चीज़ पे लग रहा है 100 + 10 + 10। ठीक है, 120 रुपीज़ पे 10% टैक्स लग रहा था, फिर 12 आया है ना? तो अब इसमें ये वाला पार्ट देखो, जो ये 10 रुपये है, ये जो 10 रुपये है, ये 10 रुपये क्या है? ये 10 रुपये होल सेलर ने टैक्स दिया है, ये है टैक्स वो 10 रुपये जो होल सेलर ने इसको टैक्स दिया है। बट ये कंज्यूमर को पे थोड़ी करना चाहिए भाई। जो तुमने टैक्स दिया है होल सेलर को, उससे मेरा क्या मतलब? आप बेसिक प्रोडक्ट पे हमारा टैक्स लगाओ ना, समझ में आ रहा है? आप बेसिक लो 100 रुपये, 100 रुपये पे आप अपना प्रॉफिट जोड़ो 10 रुपये, इस पर आप टैक्स लगाओ 110 रुपीज़। वो जस्टिफाइबल है। जो आपने टैक्स पे किया है उस पर एंड कंज्यूमर क्यों दोबारा टैक्स पे करे? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि ये जो 100 रुपये है, ठीक है, ये जो 10 रुपये है, जो होल सेलर ने एज अ टैक्स दिया है किसको? जो रिटेलर ने एज अ टैक्स दिया है होल सेलर को, उस पर फिर से 10% टैक्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? जब ये इंक्लूड हुआ तो ये 10% जब मैंने इंक्लूड किया इसका, तो इसमें 10% ऑफ दिस 10 भी इंक्लूड हुआ, मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ इस चीज़ में। ठीक है, 1% तो एक्स्ट्रा हुआ ही हुआ। ठीक है, उसके बाद बावजूद ये भी आ गया, मतलब ये 10 रुपये होलसेलर का जो टैक्स उसने दिया वो भी इंक्लूड हो गया प्राइस में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम आपको ये वाला जो पार्ट है ना 10 रुपये वाला, ये जो होलसेलर वाला पार्ट है, ये हम आपको दे देंगे। बट आप ये पूरे प्रोडक्ट में ऐड मत करिए, आप इसको हटाइए यहाँ से। आप इसको हटाओगे तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स कम हो जाएगा। ये जो 12 रुपये था वो अब 11 रुपये हो जाएगा, है ना, 10% पे। तो यही बोला सरकार ने। सरकार ने बोला कि आप जो ये 10% टैक्स है, दिस 10% टैक्स हम आपको देंगे एज एन ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो 10% आप टैक्स पे कर रहे हो, वील गिव यू एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप ये एंड कंज्यूमर पे ऐड मत करिए। ठीक है, सो द रिटेलर डज नॉट ऐड दैट टैक्स टू हिज फाइनल प्राइस एज वुड बी रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। और फिर उस चीज़ में एंड कंज्यूमर को कितना पड़ता है? अब ये 100 + 10 रुपये, ये तो हट गया। तो ये 100 रुपये और ये 10 रुपये, 110 रुपये हुआ। इस पर टैक्स लगेगा आपका 10%, तो कितना हुआ? 121 आ गया। पहले कितना प्राइस इसको पड़ रहा था? 132। अब इसको कितना पड़ा? 121। तो ये रिड्यूस हो गया प्राइस, दिख रहा है? हैंस द फाइनल प्राइस फॉर द कंज्यूमर गॉट रिड्यूस। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 100 रुपये था ना, ये जो होल सेलर का 100 रुपये था, फिर ये जो रिटेलर ने टैक्स दिया वो है, और फिर ये रिटेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा। ठीक है, अब इस पर जब आप 10% टैक्स लगा रहे हो, तो ये जो टैक्स होलसेलर ने पे किया था उस पर फिर से एक और बार टैक्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? 10% ऑफ दिस 10, ये देखो 11 वॉट ही शुड हैव पेड, उसको 11 रुपये टैक्स पे करना चाहिए था आइडियली, बट उसने 1 रुपये एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि ये 10% ऑफ 10 हो गया। ये जो 10 है ना, ये वाला जो 10 है, इसके ऊपर ये 10% लगा है। ठीक है, तो ये दो दो डबल टैक्सेशन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब दो दो बार जब टैक्स पे टैक्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये था टैक्स जो होलसेलर ने पे किया था, इस पर फिर से टैक्स लगा जो एंड कंज्यूमर ने पे किया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाई थी? GST लाई थी। ठीक है, अगर ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, देखो पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लो ये एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो फ्रूट जूस बनाता है, लेट से। ठीक है, जो फ्रूट जूस बनाता है, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो फ्रूट जूस बनाता है। ठीक है, लेट से इस मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ता है 100 रुपये का फ्रूट जूस बनाने का, और हम इस एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन हर कोई हर चेन में हर स्टेप पे 10% ऐड करता है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर भी अपना 10% ऐड करेगा, फिर होलसेलर भी 10% ऐड करेगा। ठीक है, फिर रिटेलर भी करेगा, इस टाइप से। और हमने इसमें माना है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जा रहा है और होलसेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, बीच में रिटेलर नहीं है। जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन हमने ये एज्यूम किया। ठीक है, तो हम ये मान देते हैं कि ये फ्रूट जूस बनाता है, इसको कॉस्ट पड़ता है 100 रुपये का। ठीक है, अब ये पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ जब GST नहीं आया था। ठीक है, तो इस कॉस्ट जो 100 रुपये पड़ रहा है, इसमें ये अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करता है 10% का। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 110 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट उसको था 100 रुपीज़ का पड़ा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन उसने 10% ऐड किया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 110 रुपये। अब पुराने सिस्टम में क्या होता था? पुराने सिस्टम पे इसके ऊपर एक्साइज लगता था। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, पहले लगता था।
तो ये एक्साइज ड्यूटी मान लो लेट से 12% है, और फिर स्टेट का जो टैक्स होता है, स्टेट का टैक्स होता था वैट, ठीक है, ये वैट था स्टेट का टैक्स, स्टेट का टैक्स अलग से लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी लगता था और वैट भी लगता था। मैंने वैट मान लिया 12.5%, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब ये जो 110 रुपये आया है ना, ये कॉस्ट था 100 रुपये, उसने मार्जिन इंक्लूड किया 10%, टोटल कॉस्ट हो गया 110 रुपये, ठीक है। अब इस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी और इस पे ही लगता था वैट। जब मैं एक्साइज ड्यूटी 12% इस पे लगाता हूँ तो मेरा आता है 13.20, ठीक है, और वैट जब मैं 12.5% लगाता हूँ टोटल पे तो कितना आता है 15.4। तो ये एडअप होके कितना हो जाता है टोटल 15 पॉइंट, मतलब अब क्या होगा, इस 110 रुपये में, इस 110 रुपये में ये 13.2 ऐड होगा, ठीक है, जो कि 12% एक्साइज ड्यूटी था, प्लस जो वैट था, जो स्टेट का टैक्स था, वो ऐड होगा 15.4, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 138.6, ठीक है। तो अब क्या करता है, जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट होलसेलर को बेचता है तो वो 138.6 रुपीज़ में इसको बेचता है, ठीक है। ही सेल्स टू द होलसेलर एट 138.6। समझ में आ रहा है। कॉस्ट था 100 रुपीज़, मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया इसमें 10%, टोटल कॉस्ट हो गया 110। फिर इस 110 पे एक्साइज ड्यूटी लगा 12% और वैट लगा 12.5% पुराने सिस्टम में, क्योंकि तब एक्साइज और वैट काम करते थे। अभी क्या हुआ है, अभी ये इन दोनों को हटा के सिंगल जीएसटी ले आए हैं, है ना। अभी ये हुआ है कि इसको हटा के सिंगल जीएसटी ले आए, आगे हम देखेंगे। बट अभी के लिए याद रखो कि एक्साइज लगा और वैट लगा, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 138.6। अब क्या हुआ, अब होलसेलर को ये कितने का पड़ा 138.6 रुपीज़ का। अब इस पर होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करता है कितना 10%। अच्छा, अब जो एक्साइज ड्यूटी था ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगता है, होलसेलर या ट्रेडर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। जो फॉर्म मैन्युफैक्चर कर रहा होता है वही एक्साइज ड्यूटी पे करता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इसने 138.6 रुपीज़ में इसको बेचा, इसने अपना 10% मार्जिन इस पर ऐड किया, ठीक है, और फिर उसके बाद वैट लगा इसके ऊपर 12.5%, ठीक है। तो 12.5% इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा ये इसका प्रॉफिट मार्जिन जब जोड़ के कितना आएगा 13.86, ठीक है। टोटल कॉस्ट टू कंज्यूमर पड़ गया, या आप ऐड अप करोगे तो टोटल कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ गया 171.51, ठीक है। इसने फिर से देख लो 138.6 पे इसने लिया यहाँ से, इसने अपना 10% प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड किया, फिर इसके ऊपर वैट लगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट के ऊपर, तो वो आया 13.86, ठीक है। 13.86 आने के बाद ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया कंज्यूमर को 171.51, ठीक है। तो ये हो गया, ये शायद गलत लिखा है, ये 13.86 ये है, 10% जो ये मार्जिन ऐड किया ना इसने इसमें, वो ये हो जाएगा 138 प्लस 10% ऑफ द मार्जिन दैट इज़ 13.86, ठीक है। उसके बाद अगर आप जब इस टोटल का 12.5% हम करेंगे, ठीक है, तो जितना ये गलत लिखा है, तो जितना अमाउंट आएगा वो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 171.51, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ द कॉस्ट टू द एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर कितना पे करता है 171.51 रुपीज़, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, रुको एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं कितना आ रहा है। 138.6, ठीक है, 138.6 प्लस 10% ऑफ द मार्जिन दैट इज़ 13.86, ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये सॉरी, इस जब ये हम 10% इसमें ऐड कर देते हैं, ये हटाओ यहाँ से, ये आएगा आपका 13.86, ठीक है, 13.86, ठीक है। तो ये टोटल जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 152.46, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 152.46 में जब मैं 12% जो है ये लगाता हूँ 0.125 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 19 रुपीज़ मोर, ठीक है, ये आ जाएगा 19 रुपीज़, 19.05, ठीक है। इसको जब मैं इसमें ऐड करूँगा 19 इसमें ऐड करूँगा तो देखो कितना आ गया 921 171.5 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई। ये जो 13.86 है ये 10% मार्जिन है इसका, ठीक है, और 12.5% आएगा 19 पॉइंट समथिंग 19.05। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 171.51, ठीक है। तो एंड कंज्यूमर को कितना पड़ा, एंड कंज्यूमर को पड़ा 171.51%। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे भी लगा, फिर यहाँ पे भी वैट लगा, ठीक है, दो जगह वैट लगा है, समझ में आ रहा है, दो जगह वैट लगा, यहाँ पे भी लगा और यहाँ पे भी लगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट आया वो 171.51 आया। समझ में आ गया ना। अब इसमें एक चीज़ और आप देखो कि ये जो टैक्स लग रहा है ना, ये जो वैट लग रहा है 12.5% और यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग रहा है, ये सब किस अमाउंट पे लग रहा है, ये सब जब आप प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड कर दे रहे हो, ठीक है, उस एक्सेस अमाउंट पे लग रहा है, ठीक है, जो ये टोटल अमाउंट है इस पे लग रहा है वैट, है ना।
अब नया सिस्टम देखते हैं। नए सिस्टम में क्या हुआ, नए सिस्टम में जो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, और जो आपका वैट है, उसको हटा के टोटल क्या आया है, उसको हटा के टोटल जीएसटी आ गया है ना। तो अब सिंगल जीएसटी लगेगा। हम मान लेते हैं कि फ्रूट जूसेस वाला जो कैटेगरी है उस पर 12% जीएसटी लगता है। अभी जो फ्रूट जूसेस हैं उस पर 12% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो अब सिमिलर चीज़ कंसिडर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका 100 रुपये था, प्रॉफिट मार्जिन उसने 10% रखा, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 110। ये क्या, यहाँ से 10 रुपये आएगा, फिर 100 आप 10 में ऐड करोगे तो 110 आ गया, ठीक है। अब नाउ लेट्स से द मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग फ्रूट जूसेस, 12% जीएसटी की कैटेगरी में आता है फ्रूट जूसेस, ठीक है। तो नए सिस्टम में क्या हुआ है, एक्साइज और वैट को हटा के हमने जीएसटी ले आए हैं, ठीक है। अब जीएसटी हमने लगाया 12%, किस पे, 110 रुपये पे। जब आप 110 रुपये का 12% निकालोगे तो आपका आएगा 13.2। तो टोटल कॉस्ट टू होलसेलर कितना पड़ा, 13.2 प्लस 110 कितना हुआ, 123.2, ठीक है। अब हम होलसेलर के पास जाते हैं। होलसेलर को कॉस्ट कितना पड़ा, 123.2 रुपीज़, ठीक है। इतना समझ में आया ना कि ये जो 13.2 है इसको हमने ऐड किया 110 में, ये कितना पड़ा 123.2 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट बोलती है ये जो 123.2 रुपीज़ है ना, ये क्या था, ये था आपका 13.2 जो टैक्स कलेक्ट किया है इसने, जो इस होलसेलर ने टैक्स दिया है 13.2, है ना। 13.2 जीएसटी इसने दिया है इसके ऊपर, प्लस जो बेसिक कॉस्ट था आपका, कितना था बेसिक कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वॉज 110, है ना, प्लस 110 यही था। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये वाला जो पार्ट है ना आपका जो आप टैक्स दे रहे हो, वी विल गिव दिस बैक टू यू एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाला जो पार्ट आप टैक्स दे रहे हो, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो वो 10% टैक्स दे रहा था, दैट गवर्नमेंट विल रीइम्बर्स। तो आप ये कंज्यूमर पे पास मत करिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अब देखो, अब पहले केस में क्या हो रहा था, अब इसको अगर आगे बेचना होगा ना तो ये क्या करेगा, ये 123 पे अपना 10% मार्जिन जोड़ेगा, उसके ऊपर फिर टैक्स लगाएगा, ठीक है। पहले यही हो रहा था, बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी कैसा होगा मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें 13.2 टैक्स एलिजिबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो ये सबसे पहले तो ये 13.20 यहाँ से हटाओ, आप इससे हटाओ, कितना आया 13.2 हटाओगे तो 110 रुपये आया, ठीक है। दिस वॉज द बेसिक प्राइस 110 रुपये। नाउ 10% मार्जिन इज नॉट एडेड टू 123.2 बट टू द ओरिजिनल बेसिक प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, समझ में आ रहा है। तो जो 10% मार्जिन ऐड हो रहा है ना वो 110 रुपये में ऐड हो रहा है, ये जो बेसिक प्राइस है इसमें ऐड हो रहा है, ना कि इसमें ऐड हो रहा है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये फाइनल कॉस्ट में ऐड हो रहा था, 123.2 में ऐड हो रहा था, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये बेसिक प्राइस में ऐड हो रहा है, दैट इज़ 110 रुपीज़, ठीक है। 110 रुपीज़ में जब हमने 10% ऐड किया तो मेरा कितना आया, 11 रुपये आ गया यहाँ से, है ना। अब ये इसमें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन जब मेरा 10% था तो मेरा 11 रुपये आया, फिर मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये 110 प्लस जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ 11 रुपये, कितना हो गया 121, ठीक है। अब इस 121 पे जीएसटी लगेगा 12%, समझ में आ रहा है। ये 12% जीएसटी जो है वो 121 पे लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ये आएगा 14.52, दैट इज़ 135.52, समझ में आ रहा है। ये 12% जीएसटी किस पे लगा, पूरा बेसिक चीज़ पे लग रहा है। यहाँ पे ये वाला जो टैक्स वाला पार्ट है 13.2 ये इंक्लूड नहीं हुआ, राइट, ये इंक्लूड नहीं हुआ। पिछले सिस्टम में क्या हो रहा था, हम इस पे लगा रहे थे, तो ये जो टैक्स था, जो पहला टैक्स लग रहा था उस पर फिर से टैक्स लग रहा था, दैट वॉज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब नए वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें नहीं लग रहा है ना, इसमें बेसिक पे लग रहा है, 121 पे लग रहा है कि बेसिक प्राइस जो था 100 रुपये, फिर मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, फिर होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 10%, तो लगा इस पे लगा है ना। इसमें कोई टैक्स वाला पार्ट नहीं है जिसमें कि टैक्स था और फिर से टैक्स लगा। तो जो फाइनल प्राइस आया कंज्यूमर को वो कितने का आ गया, दैट वाज 135.52, एंड इफ़ वी कंपेयर इट टू प्रीवियस केस में कितना था 171.51 रुपीज़। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन आपको दिख रहा है फाइनल प्राइस में, दैट इज़ बिकॉज जीएसटी आया है, क्योंकि सारे जो टैक्सेस हैं उसको हटा के एक यूनिफॉर्म जीएसटी आ गया है, ठीक है। और वो बेसिक प्राइस में लगता है हमेशा, ना कि आफ्टर द टैक्सिंग, टैक्स करने के बाद टैक्स नहीं लगता है, वो बेसिक प्राइस पे लगता है हमेशा जीएसटी, समझ में आया। इसीलिए जो फाइनल प्राइस है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।